बरखा, क्या है? ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। मुझे पता चल गया कि सिद्धू के जरिए तुम दोनों क्या खेल खेलने वाले हो। इसलिए जो पैसे तुमने सिद्धू को दिए, उससे दुगने पैसे देकर मैंने उसे अपनी टीम में कर लिया। सिंपल। तुम्हें क्या लगता है विराट को फंसा के तुम खुद बच जाओगी? बच तो मैं गई हूँ महेश्वरी देवी। अब तो आप समझ चुकी होगी ना कि बरखा से टकराने का क्या अंजाम होता है। अभी तो सिर्फ आपका बेटा घर से बाहर निकला है। दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत की ना तो आपको भी घर से बाहर निकलवा दूंगी। बहुत बेशर्म है तुम्हारा बेटा। 50 कोड़े खाने के बाद भी आंखें दिखा रहा है। उसे कहो आंखें नीचे रखे, वरना उसकी आंखें उखाड़ ली जाएगी। अब घर जाओ और अपने बेटे का सामान पैक करो। दोस्तों में फूट डलवाकर पापियों को सजा दिलवाने का सोचा है क्या कान्हा? नहीं दाऊ, ये लोग कभी दोस्त थे ही नहीं। एक दूसरे का फायदा उठाकर सिर्फ अपना भला चाहते हैं। अब देखिएगा, ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर हमारा काम ऐसे आसान करते हैं। जी हाँ, और ध्यान रखिएगा कि मैंने जो आपको काम बताया वो हो जाए। जी देव, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। एक बात पूछूं? क्या आपने सच में उन आरोपों पर विश्वास कर लिया था जो मुझ पर लगाए गए थे? मुझे उन आरोपों से इतनी चोट नहीं पहुंची जितनी इस बात से कि आपने उन्हें सच मान लिया। मेरी जिंदगी में किसी बात ने मुझे इतना दुख नहीं दिया है। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं ये सब कुछ छोड़कर चली जाऊं। ऐसा लग रहा था कि विश्वासघात मठ के साथ नहीं, मेरे सम्मान के साथ हुआ है। अपना सब कुछ इस घर की खुशी के लिए लुटा देने के बाद भी मैं एक मुजरिम की तरह खड़ी थी। फिर भी मैंने अपना सम्मान भुलाकर अपने आप को निर्दोष साबित किया, क्योंकि मैं इस परिवार को अपना मानती हूँ और जानती हूँ कि मेरे कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं है। बरखा, आज मठ में जो कुछ भी हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है, और एक राजपुरोहित होने के नाते मैंने सिर्फ सबूतों पर ध्यान दिया है और किसी बात पर नहीं। अगर सबूत मुझे दोषी साबित कर देते तो क्या आप मुझे सजा देते? हाँ बरखा, अगर मैं राधिका को सजा दे सकता हूँ तो मैं किसी को भी सजा दे सकता हूँ। और तुम तो एक राजपुरोहित है ना, तुम्हें ये सब बातें समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देव, अरे बरखा, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया। तुम अभी तक नहीं समझी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घमंड का सर हमेशा नीचा ही हुआ है बरखा। ये घमंड रावण में था, हिरण्यकश्यप में था, कंस में था, और तुम तो जानती हो ना इन सब का क्या हाल हुआ था।
आज तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया है, खुद को निर्दोष साबित किया और विराट भैया को दोषी। अब मुझे भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। घर में ये मिठाई बांटकर जो कुछ भी हुआ, कम से कम तुम जीती तो सही। ये लो, मुंह मीठा करो। नहीं। बरखा, लो ना। हाँ, शाबाश। चलो अच्छा हुआ, आज मुझे भी चैन की नींद आएगी, वरना मैंने कहा था ना, मुझे कैसे कैसे सपने आ रहे थे। अपनी सहेली की जीत की खुशी में आपका मुंह मीठा करवाना तो रह ही गया। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, तुम दोनों सहेलियों को साथ में देखकर। और तुम्हारे मन में बरखा को लेकर कोई मैल नहीं है, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। ये मिठाई तो सच में बहुत अच्छी है ना बरखा? मैं एक और लूंगा। ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे सिर्फ एक। दो ना। राधिका, तुम कुछ भी कर लो, मेरे हाथ मिठाई तक तो पहुंच ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, सिर्फ आधा टुकड़ा। बाकी लोगों को भी मिठाई बांट दूं। कुछ कहना था बरखा? हाँ, अब मेरी सहेली मेरी जीत को लेकर इतनी खुश है तो मुझे धन्यवाद तो कहना चाहिए ना। आखिरकार मैं एक चक्रव्यूह से आजाद हुई हूँ। जीत मेरी हुई और तुम हार गई हो। क्या कहा था तुमने? मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं अब भी यही हूँ। तुम्हारी चाल धरी की धरी रह गई। सच कब तक छुपेगा बरखा? एक ना एक दिन सबको पता चलेगा कि तुम्हारे रचे गए षड्यंत्र में विराट भैया सिर्फ एक मोहरा थे। आज मठ में तुमने एक बहुत सही बात कही थी, भगवान सब देख रहा है, सबको उनके कर्मों का फल मिलता है। अब बस तुम्हें अपनी कही हुई बात का ध्यान रखना है। कभी तुम असली राधिका की तरह बहुत बेवकूफी वाली बातें करती हो। तुम अभी तक नहीं समझी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घमंड का सर हमेशा नीचा ही हुआ है बरखा। ये घमंड रावण में था, हिरण्यकश्यप में था, कंस में था, और तुम तो जानती हो ना इन सब का क्या हाल हुआ था। अब ये धर्म पुराण तो तुमने राधिका के साथ गुरुकुल में पढ़ी ही थी ना। उन्हें उनके कर्मों का फल मिला था, तुम्हें तो पता है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम पुराणों की कहानियों को सच मानती हो?
ये सब कहानियां बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी। मैं इनसे डरने वाली नहीं हूँ, समझी? पता है। इसीलिए तो आज भगवान की मूर्ति को छूकर तुमने झूठी कसम खाई। जानती हो, एक और पाप जुड़ गया है तुम्हारे खाते में। हो सकता है आपको बरखा के बारे में कुछ ऐसा पता हो जो शायद उसकी कमजोरी हो। सोचिए सोचिए। छोटी बहू, छोटी बहू। हाय राम, बस यही दिन देखना रह गया था जिंदगी में। क्या मुंह लेके जिएंगे हम जब हमारे सहेलियों को, हमारे रिश्तेदारों को, सबको पता चल जाएगा कि हमारे पति मठ में गोबर का पोंछा लगाते हैं। हाय राम, सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बस करो तुम। तुम्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, ये नहीं कि पति किस हाल में रहेगा। मेरे जख्मों पे मरहम लगाने की जगह उल्टा तुम। बोलो भला। ओ जी, अगर हम आपके घाव पे मरहम लगाएंगे तो फिर आपकी पैकिंग कौन करेगा? आपको तो इतना भी नहीं पता कि आपके कच्चे कहाँ रखे जाते। बस चुप करो मोहिनी, तो दूंगी एक तुम्हें। हाय राम, सासू माँ, अब हमें क्यों डांट रही? हमने थोड़ी ना कोई घपले किए हैं। अब इन्होंने गलती की है, सजा तो इनको होकर ही रहेगी ना। दुख तो हमें भी बहुत हुआ, हम भी इतना रोए कि हमारा काजल तक खराब हो गया। हाँ, इसीलिए बुरा काम करने से पहले हो जाना चाहिए सचेत। खैर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये भी शुरू हो गए। आप चुप रहेंगे प्लीज? और आप कुछ करेंगे मुझे बचाने के लिए? ये क्या तुम्हें बचाएगी? क्या तुम्हें उपाय बताएगी? इन्हें भी तो घर छोड़ने का हुक्म मिला था, तब कौन सा अक्ल का फूल खिला था। माँ बेटे की फिरी हुई है मती, जैसी सेना वैसा सेनापति। हाय राम, बोलो भला, इसका मतलब आप दोनों के साथ कोई सेनापति नाम का इंसान भी शामिल था? आप भी ना, आपको उसका नाम लेना चाहिए था ना उस वक्त। चुप, एकदम चुप। जाओ तुम यहाँ से। अपने कपड़े मैं खुद ही पैक कर लूंगा। ठीक। और आपसे भी कुछ नहीं होने वाला। मैं अच्छी तरह जानता हूं आपको अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं है। आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, सिर्फ अपनी। नहीं विराट, तू मेरा बेटा है। मैं तो जिस घर से नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। सोचती हूँ मैं कुछ। मुझको तो ये जान के जरा भी अचरज ना हो रहा है कि ये सब विराट का क्यों है। उसके लक्षण तो हम बचपन से ही देखे रहे, जैसन माँ वैसन बेटा। पद्मा, अम्बा, मैं तुम दोनों से विनती करने आई हूँ। तुम देव को समझाओ ना। देखो, विराट को उसके किए की सजा तो मिल चुकी है 50 कोड़े। अब इस तरह घर से निकालने से क्या हासिल होगा? और देखो ना, अगर ऐसा हुआ तो बदनामी तो हमारे परिवार की ही होगी। लोग क्या कहेंगे कि देव अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, तो पूरे समाज को क्या समेट कर रखेगा? लोग देव के बारे में क्या सोचेंगे, उसके बारे में आप मत सोचिए। विराट का सोचिए, उसने कैसा फर्ज निभाया इस परिवार के बेटे होने का, एक भाई होने का। घर की बहू पर लांछन लगाया उसने। बहू? बरखा इस घर की बहू।
माना कि बरखा ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज एक पराई लड़की अपने घर के खून से बढ़कर हो गई देव के लिए। राजपुरोहित पद रिश्ते नाते ना देखे, मठमा केवल न्याय चले है, सच चले है। ये सब तोरी समझ में ना आवेगो। मैं नहीं समझूंगी, मैं नहीं समझूंगी। तुम लोगों ने जो बरखा के विश्वास की पट्टी अपनी आंखों पर बांध रखी है ना, उसे जरा ढीला करो। राजपुरोहित तो दूर, ये घर भी छिन जाएगा आप लोगों से। कैसी बातें कर रही हैं आप जीजी? अरे बिना किसी गलती के विराट को उसने सजा दिलवा दी और बिना किसी गलती के? जीजी, सब लोगों के सामने उसका अपराध साबित हुआ है, सबूतों के आधार पर न्याय हुआ है। सिर्फ सजा देना ही न्याय तो नहीं होता ना पद्मा। गलती करने वाले को अपनी गलती सुधारने का मौका भी तो देना चाहिए। लोगों को भूल सुधारे का मौका देवे से कछु ना होवेगो। घर में रहवे से दिमाग सही ना चल के बल्कि उल्टा घूमे, और ये सब हम एक बार देख चुके। पद्मा, अंबा का तो कोई बेटा है नहीं, लेकिन तुम तो एक माँ का दिल समझ सकती हो ना। अगर यही सब रोहन के साथ होता तो। जीजी, जब रोहन गलत था तो मैंने खुद उसे घर से बाहर निकाला था, आप भूल गई? देव एक राजपुरोहित है और हम सबको लगता है कि उसने जो भी निर्णय लिया है वो सही है। जब दूसरे आपके आगे गिड़गिड़ाया करते थे तो आप नहीं सुनती थी। आज आप गिड़गिड़ा रही हैं तो दूसरे सुन नहीं रहे। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, बरखा कभी भी पलटकर वार कर सकती है। ऐसा कैसे कर सकती है विराट के साथ? कभी चैन नहीं मिलेगा इस लड़की को, कभी चैन नहीं मिलेगा इस लड़की को। बंद कमरे में अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ कैसे? आप अब भी ये सवाल पूछती हैं? हाँ, भूतों को कहीं आने जाने से कौन रोक सकता है? सही कहा आपने। अब आप ये पूछना चाहती हैं कि मैं आपके पास क्यों? मेरे जख्मों पर नमक छिड़क, और किस लिए? कैसी बातें कर रही हैं आप? आज के महंगाई के जमाने में नमक खाने को नहीं मिलता, छिड़कने के लिए कहां से मिलेगा? बड़े दुख की बात है। आपको दोस्तों और दुश्मनों में फर्क करना नहीं आता। तुम मेरी दोस्त कब से हो गई? दुश्मन भी तो नहीं थी। आपने फिर भी हमेशा से बरखा का ही साथ दिया, इसलिए मैंने आपकी मदद कभी की ही नहीं। तो आप कर दो, मैं बरखा के साथ नहीं हूँ। मैंने कल भी आपको होशियार किया था कि बरखा की परेशानियों से दूर रहिए, पर आपने मेरी बात मानी नहीं। अच्छा चलो, उस बात को जाने दो ना। ये बताओ कि इस परेशानी का हल क्या है? हल तो नहीं है, लेकिन एक सलाह जरूर दी जा सकती है। सोचिए, बरखा ने आपको घर पर पनाह क्यों दी है? वो आपको बार बार घर से निकालने की
धमकी देती है, पर निकालती नहीं। हो सकता है आपको बरखा के बारे में कुछ ऐसा पता हो जो शायद उसकी कमजोरी हो। सोचिए सोचिए, हर इंसान की एक दुखती रग होती है जिस पर हाथ भी रख दो तो वो तिलमिला जाता है। हो सकता है फिर बरखा विवश होकर विराट भैया की सजा माफ या फिर कम करवा दे।